ऑनलाइन मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आज हम लोग डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और डीसी शंट मोटर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रा करते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट और टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। सबसे पहले उसमें हम लोगों ने स्पीड और टॉर्क के बीच में उसमें स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा किया था, जो हमारी क्या थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी नो लोड पे स्पीड क्या मिलती थी डीसी सीरीज मोटर को, हाई। और डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर था जिसे आप लोग क्या करते हैं नो लोड पे कभी भी चलाया नहीं जाता, यानी इस पे क्या होता है कम मिनिमम से क्या हो कम से कम लोड लगा होना चाहिए। डीसी शंट मोटर में हम लोग स्टडी करेंगे। डीसी शंट मोटर जो हमारी होती है वो बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर होती है। इस मोटर में हमारी जो स्पीड होती है वो क्या रहती है, लोड बढ़ने पर स्लाइटली डिक्रीज होती है। हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट स्पीड क्या होती है, लगभग कांस्टेंट होती है। बट सीरीज मोटर में हमारी स्पीड क्या होती है, नो लोड पे बहुत हाई, इसलिए सीरीज मोटर को कभी नो लोड पे ऑपरेट नहीं किया जाता है। इसीलिए सीरीज मोटर का उपयोग हम लोग लोकोमोटिव, ट्रैक्शन, क्रैंक्स, यहाँ सब में जो भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर की हम लोग अभिलक्षण खींचते हैं। तो हम लोग किसी भी मशीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नो लोड से फुल लोड के बीच में जो स्पीड का वेरिएशन होता है और टॉर्क का वेरिएशन होता है उसके बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमारा पहला ग्राफ खींचा जाता है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क और आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा है स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे गति लोड, इसे गति लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है या एनडीएस आईडी के बीच में खींचा जाता है। ये मेरा डीसी शंट मोटर है। तो शंट मोटर में हमने इधर सप्लाई दिया, ये हमारा आर्मेचर, और इस आर्मेचर की वाइंडिंग को हमने आधे से रिप्रेजेंट किया, और फ्लक्स बनाने के लिए इस फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमने आरएसएस से रिप्रेजेंट किया। हमने यहां से सप्लाई लगाया, तो सप्लाई के करस्पॉन्डिंग यहां करंट बह रही है। ये करंट है, इस करंट को यहां से दो रास्ते मिलेंगे। तो एक रास्ता ये करंट आर्मेचर में जाएगी, उसे आईवी करंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी फ्लक्स को बनाने के लिए, उस करंट को हम आईएसएच कहेंगे। इस आईएसएच करंट के कारण यहां जो फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स को हम कहेंगे फाईएसएच। तो यहां से किरचॉफ का करंट का नियम लगाएंगे, आने वाले विद्युत धारा बराबर जाने वाली, आज टोटल आई बराबर हो जाएगा आर्मेचर की धारा प्लस शंट फील्ड की धारा। उसके बाद में जो यहां पर वोल्टेज होता है केवीएल लगाएंगे, तो हमारा केवीएल देगा टोटल वोल्टेज, यहां का आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप प्लस मशीन की मोटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ, V बराबर EB प्लस IA इनटू RA। उसके बाद में यहां EB का मान निकालेंगे, EB इक्वल टू इसको ड्रॉप को दिस साइड लाएंगे इक्वल टू, तो नेगेटिव हो जाएगा V माइनस IA इनटू RA। उसके बाद में IA हम जानते हैं ये वोल्टेज है, जो वोल्टेज यहां लगा है वही इस मोटर के क्रॉस लगा होगा, और ये दूर एक दूसरे के समांतर में पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज हमारा क्या होता है समान। तो जो वोल्टेज यहां है मोटर के क्रॉस वही वोल्टेज इस फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस लगा। अब मुझे इस वोल्टेज की वैल्यू पता है और इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पता है, तो हम यहां पे बहने वाली धारा का मान बता सकते हैं ओम्स के नियम से। I बराबर ISH बराबर हो जाएगा V बटे RSH। हम जानते हैं किसी भी मशीन में जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है तो क्या है, एक फिक्स वोल्टेज। एक बार मशीन में वाइंडिंग को हमने कर दिया तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। आपका वोल्टेज फिक्स हो गया, आपका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, तो हमारी जो शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली विद्युत धारा है वो भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। और इसी करंट के कारण हमारा क्या बनता है, फील्ड फ्लक्स बनता है। तो ISH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi SH। तो ये फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारा या फिक्स हो गया। उसके बाद में हम लोग स्पीड और बैक ईएमएफ और फील्ड फ्लक्स में रिलेशन पढ़ेंगे। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स। फिर हम लोग इस EB का मान यहां से उठा के रखेंगे V - I एंड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V माइनस IA इंटू RA बटे 5A। जब मशीन में मान लो मशीन में लोड कम है या आर्मेचर में लोड कम है तो आर्मेचर में जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी, कम जाएगी। और अगर करंट कम जाएगी तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IA इंटू RA, ये ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा। और ड्रॉप कम होगा तो बैक ईएमएफ और बी इसको हम ये मान के लेंगे बहुत कम होगा। अगर ये 200 है, मान लो ये 200 वोल्ट हमने लगाया तो 1 वोल्ट का ड्रॉप होने के कारण 199, लगभग ये बराबर है 200 बराबर 199। तो हम ये कह देंगे कि नो लोड पे करंट कम लेगा आर्मेचर। तो नो लोड पे जब आर्मेचर कम लेगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कम होता है, आरए इनटू आरए ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब मोटर नो लोड पे होगी उस समय ईबी अप्रोक्सीमेट बी। तो यहाँ पर हमारा जो ओ से ए तक एक ग्राफ ड्रा करेंगे तो ओ से ओ एक क्या होगा, एक रेटेड स्पीड होगा। मान लो कोई फैन है, वो फैन को अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं नो लोड पे तो वो मैक्सिमम उसका आरपीएम कितना है 1500। तो वो नो लोड पे जब उसको ऑपरेट करेंगे तो वो क्या करेगा 1500 पे घूमेगा। तो वही ये मेन क्या है, रेटेड स्पीड। रेटेड आपकी 1500 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है किसी मशीन से। तो ये ओ से ए के बीच में हमारा ग्राफ। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता है तो आर्मेचर करंट की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब लोड हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो मशीन करंट लेती है और करंट के कारण यहाँ ड्रॉप होने लगता है। इस ड्रॉप के कारण IA इनटू RA का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इस जो वोल्टेज का मान होता है वो इस ड्रॉप से घटने के बाद कम हो जाता है। और उसके बाद में जब लोड लगाते हैं तो हमारे में लोड लगाने पे आर्मेचर करंट रहती है, जिसके कारण आर्मेचर का एक फ्लक्स बनता है जो मेन फ्लक्स को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण उसका रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आ जाता है, कम आ जाता है। आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, फ्लक्स का मान भी कम होता है। जब लोड लगाते हैं तो मशीन फ्लक्स लेती है, फ्लक्स भी कम हो जाता है क्योंकि ये शंट फील्ड फ्लक्स को मेन फ्लक्स कम करता है। तो जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स को क्या करता है, कम करने लगता है। क्यों करता है, क्योंकि आपकी मशीन में डीमैग्नेटाइजिंग या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। फ्लक्स भी कम हो रहा है और ड्रॉप के कारण ये बैक ईएमएफ भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ दोनों ये जरूरी नहीं है कि सेम रेशियो में कम हो। तो हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ज्यादा कम होता है इस इन करेस्पॉन्डिंग टू फ्लक्स। यानी फ्लक्स की तुलना में हमारा बैक ईएमएफ क्या होता है, ज्यादा डिक्रीमेंट होता है। इसलिए हमारी जो स्पीड का रेटेड स्पीड है ये नो लोड पे है ओ से ए तक। तो जब हम लोग लोड लगाते हैं तो स्पीड हमारी क्या होती है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। मतलब पहले अगर मशीन 1500 आरपीएम पे रन कर रही थी, अब मशीन मान के चलो 1475 आरपीएम पे रन। और ये 1475 आरपीएम लगभग अप्रोक्सीमेट किसके होता है, 1500 आरपीएम। ये हम कह सकते हैं कि शंट मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसकी स्पीड लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ओ से ए मान लो एक रेटेड स्पीड है 1500 आरपीएम, ओ से बी क्या होता है, जैसे लोड बढ़ा तो ड्रॉप क्या हो गया, बढ़ा, और ड्रॉप ने क्या किया, वोल्टेज को कम किया, और वोल्टेज कम होने के कारण हमारे मशीन का बैक ईएमएफ कम हो गया। बल्कि फ्लक्स का उतना इफेक्ट स्पीड पे नहीं पड़ता है। आर्मेचर रिएक्शन होता है बट इफेक्ट हमारा डोमिनेटिंग क्या होता है, बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ कम तो स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। तो मान लो फिर ये 1500 आरपीएम थी, बाद में लोड की अवस्था में 1475 आरपीएम पे रोटेट कर रही है। तो यहाँ आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष कर ये कह सकते हैं कि डीसी शंट मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसमें लोड लगाने पर स्पीड स्लाइटली लगभग डिक्रीज होती है, अतः इसकी स्पीड लगभग कांस्टेंट होती है। इस मोटर को हम लोग कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर भी कहते हैं। ये था हमारे डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है टार्क और आर्मेचर करंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।